हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए जीके और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास में आप 400 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का टारगेट आपको पूरा करना है, क्योंकि हम दोस्तों आपके साथ में पिछले 3 दिनों से लगातार बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग 400 प्लस स्टूडेंट्स लेके आइए। तो आप लोग 365 तक तो ले आते हैं, तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा अपनी क्लास को। 400 प्लस लाइव स्टूडेंट्स आपको लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ये सारी क्लासेस हम आपको डिटेल में कवर कराएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो आपके ऑप्शन है नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। इसमें से बताइए कि यंग इंडिया और हरिजन जो पत्रिका थी, समाचार पत्र था, इसका संपादन यानी कि संपादक कौन था? इनका संपादन कौन करता था? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो कौन करता था? महात्मा गांधी। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपसे एसएससी ने ऐसे भी पूछा था अपने एग्जाम में कि यंग इंडिया का जो संपादन है ये महात्मा गांधी जी ने कब तक किया था? तो ये किया था वर्ष 1933 तक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कब तक किया था? तो 1933 तक। ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए। आपके ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए फ्रेंड्स कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नील दर्पण का जो अनुवाद अंग्रेजी में किया था ये किया था मधुसूदन दत्त ने। और आपको ये भी याद रखना है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? मधुसूदन दत्त ने। लिखा किसके द्वारा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि नील दर्पण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो नील दर्पण लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिल रहा है कि नील दर्पण में किसका वर्णन किया गया है? तो ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ कब था विद्रोह? तो ये 1859 और 60 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आज दोस्तों हम 1857 से संबंधित जो 1857 की क्रांति है उससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को सपोर्ट कीजिए, 400 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेके आइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो बताइए कि वंदे मातरम की रचयिता कौन है? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये पुस्तक जो है आनंद मठ। किस पुस्तक से? आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और इसको जो है सबसे पहले कांग्रेस के 1896 ईस्वी वाले आंदोलन में जो है इसको गाया गया था। तो भी आपको याद रखना है कब गाया गया? तो वर्ष 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। चलिए अब बात आती है 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन की। तो ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रहमत उल्ला की। ठीक है ना, तो
चारों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन। तो बताइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि रविंद्र टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? बताइए, राष्ट्र जागृति, तत्वबोधनी, भारत भाग्य विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, और सबसे पहले जो ये प्रकाशित कब हुआ था, तो ये डेट भी आपको याद रखना है, जनवरी 1912 में। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता। ओके फ्रेंड्स, चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश का संघर्ष है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि जो गीतांजलि, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गीतांजलि किसकी कृति है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है ना, और इसमें किस चीज का संग्रह है बताइए, उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का या छोटी कहानियां? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविताओं का। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है ये कविताओं का संग्रह है, और इसको सबसे पहले यानी कि वर्ष 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपसे एसएससी द्वारा ऐसे पूछा जा सकता है कि गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये मिला वर्ष 1913 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपसे पूछ ले कि गीतांजलि की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये की गई है बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए फ्रेंड्स, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। इसमें से बताइए कि अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो फ्रेंड्स देखिए, अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अब एक नाम यहाँ पे आ रहा है जतिन दास। तो जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी जो है भूख हड़ताल के समय, ठीक है, ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो इनकी मृत्यु भूख से हुई थी, भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सभी को पता है कि इन्होंने जो है अपनी रिवॉल्वर से खुद को मारा था। ठीक है, और साथ ही साथ कल्पना दत्त का जो नाम आ रहा है, तो कल्पना दत्त जो है ये अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय मारे गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? आपके ऑप्शंस हैं परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पद्मराग। तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना था, इंस्पिरेशन का? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ जो है लिखा किसके द्वारा गया है, किसके द्वारा रचित है आनंद मठ? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ओके, और इसको जो है बंगाली देशभक्त की बाइबल भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बंगाली देशभक्त की बाइबल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आनंद मठ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो भाई सब लोग वीडियो को मिल के सपोर्ट करो। इन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, बिल्कुल लाइक करें फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कर दीजिए। आज की क्लास में आपको 400 स्टूडेंट्स लेके आना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं चौर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो किस विद्रोह का इसमें
जो है उल्लेख किया गया है, तो ये है सन्यासी विद्रोह का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब हुआ था? तो सन 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? बताइए कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो है इनमें से किन्होंने कृषक का सबसे बड़ा छापामार देखा? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन था? तो ये था तेलंगाना का विद्रोह, और इसका तात्कालिक कारण था पुलिस द्वारा करमरैया की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका तात्कालिक कारण भी आपको पता होना चाहिए क्या था। तो पुलिस द्वारा जो है करमरैया की हत्या कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला? तो दोस्तों इसमें से बताइए कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? फ्रेंड्स यहाँ पे अरविंद से तात्पर्य अरविंद घोष जी से है। ठीक है, और इनको जो है अलीपुर बम मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हुआ कब था? तो वर्ष 1908 में, 1908 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम मामला। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह होगा? बताइए। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड डिजरायली। इसमें से बताइए कि किस जो है व्यक्ति ने, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह होगा? तो साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली। ठीक है, किसने जो है स्वीकार किया था? तो ये किया था डिजरायली। तो 1800 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है व्यापकता को देखते हुए जो डिजरायली ने यही स्वीकार किया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं अब आपको हम वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या विपिन चंद्र पाल। बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। कब किया था? तो वर्ष 1899 ईस्वी में। कब? 1899 में। ठीक है, और ये जो है वर्ष 1904 में, ध्यान से देखिएगा, ये जो है वर्ष 1904 में एक जो है गुप्त सभा में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। बताइए। तो जो है बाल गंगाधर तिलक जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो वर्ष 1908 में। और कब, यानी कहाँ भेजा गया? बताइए। अंडमान और निकोबार, रंगून, सिंगापुर या मांडले? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडले। कहाँ भेजा गया? मांडले। और मांडले भेजने के पश्चात इनको 6 वर्ष की जो है सजा हुई थी। कितने साल की हुई थी? 6 साल की। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडले। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह था, तो बताइए कि बहादुर शाह कौन था? आपके ऑप्शन है अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी।
तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था ये अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, और 1857 की क्रांति के दौरान इनको पकड़कर रंगून के जेल में डाल दिया गया था। किस जेल में? तो रंगून के जेल में इनको बंद कर दिया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उनको कहाँ किस जेल में बंद किया गया था, तो ऐसे बहादुर शाह के बारे में भी पूछ सकता है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक। ये बहादुर शाह द्वितीय के बारे में है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि सर आप गलत पढ़ाते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिन। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिन, और इनका जो है कार्यकाल, यानी कि इनका कितना रहा है, तो ये रहा है 1856 से 1862 तक। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो इस टाइप से सन जो होता है कार्यकाल, इससे आप ये याद कर सकते हैं कि देखिए 56 से 62 तक रहा है, तो इनके मध्य में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ ले, आपको याद रखना है कि ये सब जो है लॉर्ड कैनिन के ही शासनकाल में हुई होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, तो उनका सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था? झांसी, मेरठ, दिल्ली और बैरकपुर। ठीक है, और अब उनका सही क्रम बताइए कि कौन सा है। सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ और फिर कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो हुआ था बैरकपुर में। ठीक है, तो एक हमारा सीरियल बना 4, और बैरकपुर में कब हुआ था दोस्तों? देखिए, ये हुआ था 29 मार्च को। ठीक है, कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को हुआ था बैरकपुर में। उसके बाद में हुआ मेरठ में। मेरठ में कब हुआ? तो मेरठ में हुआ था 10 मई को। ठीक है, तो हमारी सीरीज बनी 4 के बाद आ गया हमारा 2। ठीक है, फिर उसके बाद में हुआ था दिल्ली में। तो दिल्ली में कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 12 मई को। ठीक है, मेरठ में 10 मई को और दिल्ली में 12 मई को। फिर हमारा बना 3। अब हमारा बचा फर्स्ट 1, तो हमारी सीरीज बनी 4-2-3-1। तो 4-2-3-1 किस ऑप्शन में? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, और देखिए झांसी में कब हुआ था? तो झांसी में जो है जून के माह में हुआ था। कब हुआ था? जून के माह में। ओके, तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए कि आपके ऑप्शंस हैं एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या जी.वी. जोशी। माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी.वी. जोशी। तो कौन गए थे? तो ये गए थे जी.वी. जोशी जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जी.वी. जोशी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो बताइए कि भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था? तो 1790 में। ठीक है, कब किया गया? तो 1790 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? सिंपल सा पूछा गया है कि रैयतवाड़ी प्रणाली जो थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए।
वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थॉमस मुनरो। और ये जो प्रणाली है ये लगभग 30 वर्ष तक चली हुई थी। कितने साल? 30 वर्ष तक। अगर आपसे पूछ ले कि जो थॉमस मुनरो थे तो ये कब से कब तक गवर्नर रहे, तो ये रहे थे 1820 से 27 तक, यानी कि 7 साल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? वेरी इजी क्वेश्चन, और भी इसको डिस्कस किया गया है कि ये जो है सर थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपके लिए इसमें मिल रहा है मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा गया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स कॉर्नवालिस? बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इनको जो है वर्ष 1774 में 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो 1794 में, 1774 में। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या कलकत्ता से रानीगंज? बताइए। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से आगरा। तो टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले वर्ष 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य बिछाई गई थी। तो ये सन भी आप याद रखेंगे, साल 1853। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? बताइए कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं निदेशकों की अदालत, नियंत्रक बोर्ड, राजस्व बोर्ड या स्थायी परिषद। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी परिषद। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थायी परिषद को स्थापित किया गया था। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट जो ये नियंत्रक बोर्ड था, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नियंत्रक बोर्ड की, ना कि स्थायी परिषद, सॉरी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? तो 1784 में। और अगर आपसे पूछता है कि इस जो है एक्ट में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 सदस्य। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक बोर्ड। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, ये था क्या? अध्यादेश, संकल्प, श्वेत पत्र या नियामक अधिनियम? ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस तो आपको कई बार जो है आपके सामने आया होगा, और आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा। प्रश्न है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत हुई थी। कौन से? 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का विनियामक अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1773 का विनियामक अधिनियम। ठीक है ना? चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है किस चार्टर एक्ट से
चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त हुआ? बताइए। आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। ओके, और किस धारा के तहत? तो धारा 87 के तहत। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? बताइए कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, 1919 के मिंटे मार्ले सुधार किसके द्वारा हुई? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। और उस समय अगर आपसे पूछता है कि उस समय यानी कि 1909 में मिंटे मार्लो के सुधार के दौरान वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? बताइए। तो फ्रेंड्स, किस परिषद अधिनियम यानी कि किस परिषद या सरकार अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? वेरी इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया गया है। तो बताइए कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। कौन सी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। ओके फ्रेंड्स, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। बताइए कि गांधी जी के जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताइए कि किसका संबंध, किस व्यक्ति का संबंध किससे है? चलिए दोस्तों, मिलान करते हैं। देखिए, जो सरोजनी नायडू जी का संबंध है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। फिर एम ए जिन्ना का संबंध है मुस्लिम लीग से, तो बी का हो जाएगा 1st। ठीक है, अब तेज बहादुर सिंह सप्रू जी का संबंध है लिबरल पार्टी से, तो 3 सी का हो जाएगा 4। और वी डी सावरकर का है हिंदू महासभा से, तो डी का हो जाएगा 2। तो A2B1C4, सुनिए सीरीज बनती है 2142। चलिए अब मैच करते हैं, 2142 किसमें है? तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से देखिए। तो ये देखिए, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, फिर से देख लेते हैं इसको। हाँ 13, यस, डी का 3rd था, यस डी का 3 हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू का संबंध किनसे है? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है,
ए का हो जाएगा 2, ठीक है। एम ए जिन्ना का संबंध है मुस्लिम लीग से, ठीक है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। तेग बहादुर जी का संबंध है लिबरल पार्टी से, सी का हो जाएगा 4। और वी डी सावरकर का है हिंदू महासभा से, तो डी का हो जाएगा 3। अब मैच कीजिए, सीरीज बनी है 2 1 4 3, देख लीजिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 2 1 4 3। ओके, चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बताइए फ्रेंड्स कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। तो देखिए, आपको ये भी याद रखना कि माउंट बेटन योजना के आधार पर मिला था। किस योजना के तहत? तो माउंट बेटन योजना के आधार पर जो है 4 जुलाई 1947 को संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष पड़ी, बताइए। देखिए, कांग्रेस में 2 दल थे, गरम दल और नरम दल, तो बताइए कि इनमें फूट कहां और किस आंदोलन के तहत पड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो कहां? तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी जी ने। किसने? रास बिहारी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आज की जीके क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो में नहीं। अब हम शुरू करते हैं हिंदी का पोर्शन और देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का पोर्शन हिंदी का और देखते हैं पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका हिंदी का पहला प्रश्न है कि पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है, तो आ, का, इका या इका। तो बताइए फ्रेंड्स कि पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इका, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो पाठिका शब्द में इका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इका। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो मालिन, कुरूप, पराजय या सजीव। तो इसमें से बताइए कि कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मालिन। जो मालिन शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और मालिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मालिन शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मालिन। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। इसमें से बताइए कि किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लावा। तो लावा शब्द में याद रखना है आपको, लावा शब्द में आवा प्रत्यय का नहीं प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दिखावा, चढ़ावा और भुलावा, तो इन सब में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये है जो है आवा प्रत्यय। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो बताइए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुलिंदा। जो पुलिंदा शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा मंजिल, भरमार और मर्यादा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुलिंदा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपका अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो है किस लिए करते हैं? हा की धुन के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, या वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो बताइए इसमें से कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। देखिए हलंत का निशान कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। अब जैसे मेरा नाम शिवम है, ठीक है, शिवम, तो मैं अपने नाम के नीचे, यानी मैं ही नहीं, ठीक है, जितने भी शिवम नाम के लोग हैं तो माँ के नीचे हलंत लगा होता है इनमें, ठीक है। तो इसका ये अर्थ होता है, तो वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि नीलकंठ शब्द है तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, योग रूढ़, ठीक है। तो नीलकंठ कैसा शब्द है? तो नीलकंठ जो है योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो 3 आपको ऑप्शन दिए गए हुए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो ये जो है रचना के आधार पर होते हैं। तो रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं? ये होते हैं 3, ठीक है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ओके, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। बताइए कि कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है? गर्म, गर्मी, घबराना, घबराहट, लड़का, लड़कपन, दूर, दूरी। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लड़का, लड़कपन। तो जो लड़का, लड़कपन है ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदला गया है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लड़का का लड़कपन। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक या सकर्मक, इसमें से बताइए कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, अकर्मक, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ओके, चलिए आपका अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से उर्दू का उपसर्ग है हम, भर, अध, अन। तो इसमें से बताइए कि कौन सा एक उर्दू का उपसर्ग है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम। जो हम है ये उर्दू का उपसर्ग है। तो हम से के उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? हमजात, ठीक है, हमजात। इसके अलावा हम उम्र, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं हम शक्ल, तो ये सब उर्दू के उपसर्ग से बनते हैं जो कि है हम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणादि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय कहलाते हैं। तो बताइए कि हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणादि जो भाव को प्रकट करते हैं तो ऐसे अव्ययों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये विस्मयादि बोधक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विस्मयादि बोधक, ठीक है। हर्ष, शोक, प्रशंसा, ठीक है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वेतन वृद्धि में, यानी कि वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए वेतन और वृद्धि के बीच में एक योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। तो बताना है आपको कि इस जो है योजक चिन्ह की जगह इनमें से, यानी कि में, से, को,
कौन सा शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, कौन सा कारक चिन्ह आएगा, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, में, यानी कि वेतन में वृद्धि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेतन में वृद्धि। ओके, चलिए अब आपको बताना है कि प्रखर शब्द है, तो प्रखर शब्द क्या है, संज्ञा, प्राविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो बताइए फ्रेंड्स कि प्रखर शब्द क्या है। फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4, विशेषण, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो प्रखर शब्द है यह एक विशेषण है, तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, प्रखर शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्रखर शब्द का प्रयोग तेज के लिए करते हैं। क्या, तेज के लिए। तो इसी टाइप से ये हमारा जो शब्द है प्रखर, ये बनता है विशेषण। ओके, चलिए अगला तो आपका काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा विजुअलिटी आपको क्वेश्चंस की कम लग रही होगी, तो प्लीज आप क्वालिटी पे थोड़ा कम ध्यान देके क्वांटिटी पे दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लाते हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, जो कि आप सभी को पता भी होगा फ्रेंड्स, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है ध्वनि, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ण। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं काफ़ी अच्छी क्लास हो रही होगी आप लोगों की। तो प्लीज़ भाई सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, अनुभव में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो बताइए कि अनुभव में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, अनुभविक, अनुभाविक, आनुभाविक या आनुभविक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए कि अनुभव में अगर हम इक प्रत्यय को जोड़ दें तो कौन सा एक नया शब्द बनेगा। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, अनुभविक, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपको याद रखना है कि अनुभव में इक प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द बनेगा वो होगा अनुभविक। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुभविक। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो लिपि, देवनागरी, बच्चे या भाषा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है तो किसको कहते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान का बोध कराते हैं उनको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे। तो जो बच्चे है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चे के अलावा राम हो गया, हिमालय हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। तो वाक्य में रेखांकित अंश है। तो ये बहुत सी जो है फ्रेंड्स, ये बहुत सी जिसपे जो रेखांकित है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं,
तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि किस शब्द में इत प्रत्यय है, बताइए। तो बताइए कि किस शब्द में इत प्रत्यय, प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थित या निश्चिंत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, प्रोत्साहित, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो प्रोत्साहित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रोत्साहित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोत्साहित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है छात्र का बहुवचन है। तो छात्रों, छात्र, छात्राएं, छात्रें। तो बताइए फ्रेंड्स कि छात्र का बहुवचन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और छात्र का बहुवचन आपको वीडियो खत्म होने के लास्ट में बताना है कि क्या होता है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। बताइए कि आवरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बना सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं नी, निवा, परि या पर्य। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्य, ठीक है। तो पर्य उपसर्ग लगाकर हम नया शब्द बना सकते हैं, जो तो बन जाएगा पर्यावरण, ठीक है। लेकिन इससे विच्छेद करेंगे तो हमारा होगा परि प्लस आवरण, ठीक है। इसमें आप परि मत कीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पर्य न कि परि। ओके, इतना याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कल्पना, शिक्षा। तो ये 2 शब्द दिए गए हैं, कल्पना और शिक्षा, ठीक है, यानी कि शिक्षा। तो बताइए कि कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। बताइए, तो अगर कल्पना और शिक्षा शब्द में हम इक प्रत्यय दोनों में लगा दें, ठीक है, तो कौन कौन से नए शब्द बनेंगे? काल्पनिक शिक्षित, काल्पनिक शैक्षिक, काल्पनिक शिक्षक या काल्पनिक शैक्षिक। बताइए। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काल्पनिक और शैक्षिक। तो कल्पना और शिक्षा में अगर एक प्रत्यय हम लगाते हैं तो जो हमारे दोनों नए शब्द बनेंगे वो बनेंगे जो है काल्पनिक और शैक्षिक। ओके, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि जिस तरह इतिहास से ऐतिहासिक बनता है उसी तरह तत्काल से क्या शब्द बनेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं तत्कालीन, तात्कालीन, तात्कालिक या तात्कालिक, सॉरी तत्कालिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तात्कालिक, ठीक है। तो जिस तरह इतिहास से ऐतिहासिक बनता है उसी तरह तत्काल शब्द से तात्कालिक शब्द का निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तात्कालिक। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए। तो सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य या सौंदर्यता। इसमें से बताइए कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सौंदर्यता, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो जो सौंदर्यता है ये इसमें एक अशुद्ध शब्द है, इसमें गलती है, ठीक है। तो इसके अलावा सुंदर, सुंदरता और सौंदर्य ये तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौंदर्यता। ओके, चलिए
तो अब हम ले चलते हैं आपको वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है। वेरी इजी क्वेश्चन। वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है या वह जाता होगा। इसमें से बताइए कि कौन सा तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से वो 5 भेद होते हैं? सामान्य, तात्कालिक जो कि पूछा गया है, ठीक है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य, ठीक है। तो ये होते हैं 5। और इनमें से जो वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान का जो उदाहरण है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, वह जा रहा है। भाई वह जा रहा है मतलब वो कंटिन्यू जा रहा है, तो वो वर्तमान में, प्रेजेंट में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपका अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। बताइए, मैं खाना खा चुका हूं, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण भूत। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं 5 भेद। और अब बात यहाँ पे आई है भूतकाल की। तो भूतकाल के जो है कुल 6 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से? सामान्य, आसन, पूर्ण, ठीक है, इसमें हाँ पूर्ण, क्योंकि ऑप्शन में है, पूर्ण, आसन, संदिग्ध, और इसके अलावा जो बचता है हमारा लास्ट वाला, वो है हेतु मदभूत। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी, या कल वे आने वाले थे। इसमें से बताइए कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, तो ये जो क्रिया है ये वर्तमान काल में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। बताइए कि कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना या हिनहिनाना। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया गया है। और क्यों अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है ये भी बताया है मैंने, कि अनुकरणात्मक क्रिया उन्हीं में होती है जिनमें कि कुछ आवाजें होती हैं, ठीक है, जैसे फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, ठीक है, रेंगना, ये सभी जो होती हैं। तो ये रेंगना नहीं हो, ठीक है, ये रेंगने वाला नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झुठलाना। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। बताइए, अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका। तो बताइए कि इस वाक्य में जो चिड़िया उड़ रही है, तो ये किस प्रकार की क्रिया है। वेरी इजी क्वेश्चन। और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, चिड़िया खुद उड़ रही हैं, तो जो कर्म का प्रभाव है वो चिड़िया पर ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, कुछ या तीन। इसमें से बताइए कि कौन सा एक गुणवाचक विशेषण है। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, नया, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो नया शब्द है, नया, ये जो है एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसके अलावा जो चौगुना हो गया, ठीक है, जैसे, और तिगुना, 3 हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। कौन से? संख्यावाचक विशेषण, ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नया। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कीर्ण या उत्कृष्ट। इसमें से बताइए कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें उत्कर्ष का विशेषण पूछा गया है, ना कि विलोम। तो उत्कर्ष का जो विशेषण होता है वो होता है उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट। और उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ठीक है, क्या होता है? अपकर्ष। ओके, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद लिखिए। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो ये जो वर्ड है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? बताइए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ये जो शब्द है ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? साहित्यिक, मुहावरेदार, औपचारिक या विद्वतापूर्ण? तो इसमें से बताइए कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक। ठीक है, तो सरकारी पत्र की जो भाषा है वो होनी चाहिए औपचारिक। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन देता है कि स्पष्ट, टकसाली या सिक्के बंद या मानक, तो इन तीन में से अगर कोई भी भाषा का उदाहरण आता है तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, टकसाली, सिक्के बंद, मानक। ठीक है, ये सब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब आप बताइए कि पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं विनीत, आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छु या भावदीय। भवदीय। बताइए कि पुस्तक विक्रेता को दिए गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भवदीय। क्या होना चाहिए? तो क्या लिखना चाहिए? भवदी। और अगर पूछ ले कि ये किस प्रकार के पत्र होते हैं जो पुस्तक विक्रेता आदि को दिए जाते हैं, तो ये औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। कौन से? औपचारिक पत्रों की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है? परमार्थ, चतिरार्थ, कृतार्थ या व्यार्थ? इसमें से बताइए कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यर्थ। व्यार्थ नहीं, व्यर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो व्यार्थ है यह एक अशुद्ध व्यक्ति नहीं, शब्द है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा इनविजिबल है। बताइए शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? फटाफट से बताइए, 2, 3, 4 या 5? तो फ्रेंड्स देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है कि शब्द शक्ति के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये सब होते हैं शब्द शक्ति के भेद। कितने होते हैं? तो 3। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? बताइए। उद्दीपन, शामक, आलंबन या आश्रय? तो बताइए कि भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपन। ठीक है, तो भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को उद्दीपन बोलते हैं। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपन। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो फ्रेंड्स, अगर हम इनको हिंदी शब्दकोश यानी कि हिंदी डिक्शनरी में सेट करें तो आंच, आग, आंख और आकार, इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? बताइए।
डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आँख। कौन सा शब्द पहले आएगा? तो ये आएगा आँख। आँख के पश्चात यानी कि आँख के बाद में आएगा आँच, ठीक है, और आँच के बाद में आएगा हमारा आग, सॉरी आकार आएगा, फिर आग, यस हाँ आकार आएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा आँख, फिर आएगी आँच, फिर आएगा आकार, फिर आग, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किससे अव्यय कहा जाएगा? तो बताइए कि राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, तो इस वाक्य में अव्यय किसे बोलेंगे? घनिष्ठ और मित्र या हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और। तो इस वाक्य में और को अव्यय कहा जाएगा, और जो है किस प्रकार का अव्यय है? तो और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो यह है समुच्चय बोधक अव्यय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले क्या हैं? बताइए। तो परिश्रम ना करने वाले क्या हैं? अव्यय, उपवाक्य, पदबंध या समासिक पद? बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पदबंध। परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। तो इस वाक्य में जो परिश्रम है, ठीक है, यानी कि परिश्रम ना करने वाले, यह एक पदबंध है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपके जीके और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं काफ़ी अच्छी क्लास रही होगी आप लोगों की। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सभी लोग जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।